बैरिया टाउन और उनकी फैमिली जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पर, और वो मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही थी ना उसके अंदर वो ये कियानी साहब भी हैं। मैंने सोचा था कभी कि पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज साहब के साथ ऐसा कुछ होगा। वो तो मतलब उन्होंने अपने सिस्टम को फुल गेम कर लिया था ना, उनको पता था क्या करना है, किसको क्या खिलाना है। मलिक साहब ने $500 बिलियन देने को तैयार हैं जी। 400-500 मिलियन डॉलर में से ले लें और मेरी जान छोड़ दें। जरताज गुल जो है वो बैक वक्त GH के ऊपर हमले में भी मुलव्विस है, गुजरांवाला कोर कमांडर का जो घर है उस पर भी हमले में मुलव्विस है, वो मियांवाली में भी हमले में मुलव्विस है, वो लाहौर में भी हमले में मुलव्विस है, वो फैसलाबाद में भी हमले में मुलव्विस है। डाउट है ये धमकियाँ दे रहा है आसिम मुनीर की तरफ से कि उसके साथ इमरान खान के साथ वो होगा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। ये धमकी है, ये पहुंचा रहा है अपने कॉलम के जरिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली फारसी साहब, और आज हम प्रोग्राम में मौका दे रहे हैं एक नए नौजवान सहाफ़ी उमर भट्टी साहब को भी। ये तुसी की हो नहीं अली, हम तो पुराने हो गए नहीं। सीनियर दर्जे का नहीं वो भी बहुत पुराने वैसे हैं। तो जिस हिसाब से सीनियरिटी का लेवल चल रहा है ना, मेरा ख्याल है हम तो पोस्ट सीनियर हो चुके हैं। सीनियर भी 4-5 साल वाले जान भी उनसे सीनियर हो गया है। वो भी सीनियर है तो फिर हम पोस्ट सीनियर हो गए ना। और फिर अच्छा, फिर लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि वो जो मेरे वाले साहब और उनकी जनरेशन के साफी हैं, वो सीनियरिटी का कौन से लेवल पे है? वो सीनियर सिटीजन साफी नाज़रीन, हम लोग जो है प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे मलिक रियाज साहब के एक और आदमी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अली बताएंगे कि वो सारी स्टोरी क्या है, कौन गिरफ्तार हो गया है। दूसरा हमारा टॉपिक है, आज फिर से होलसेल के अंदर सजाएं सुनाई गई हैं। केस था राना सनाउल्लाह साहब की जो रेजिडेंस थी उस पर हमला था 9 मई का, उसके अंदर सजाएं दी गई हैं। साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब के बारे में भी बात करेंगे। वो जनरल सेक्रेटरी तो है पार्टी के, लेकिन रोज छोड़ते हैं, रोज उसके अंदर वापस आते हैं कि नहीं मैं यहीं पर हूँ। उसके अलावा हम बात करेंगे सुहेल वड़ाई साहब की। नहीं, वो हम बताएं ना नाज़रीन को कि वो एक शख्स आप बता रहे थे कि वो कियानी साहब हैं। तो वो कोई हैं, कियानी साहब हैं, उनका नाम है नवीद कियानी। ये वो अपने जो कियानी साहब हैं उनकी रिश्तेदारी तो नहीं है कोई? बस पिंडी की कियानी फैमिली जिसे कहते यानी हैं। दूर दराज से सारे कियानी तो रिश्तेदारी हो। इस तरह करो तो फिर हाँ। तो उस जमाने में जब कियानी साहब हुआ करते थे ना आर्मी चीफ, तो मेरे ख्याल है ये जो कियानी और दूर के कियानी सारे थे, ये हर जगह जाकर तब तो वो कहते थे वो कहते नहीं हंसी वो वाले कियानी नहीं है। लेकिन वो गिरफ्तार हुए थे। इनको मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस था मलिक रियाज साहब के केस में, जो सारे बैरिया टाउन के, क्योंकि देखिए उसके अंदर ना 2 तरह के केसेस चल रहे हैं। एक तो आपको पता है कि मलिक साहब ने 2 नंबरियां की हुई हैं, वो कोई सामने नहीं आ रही। असल बात ये सामने आ रही है कि जी मलिक रियाज साहब जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। बैरिया टाउन और उनकी फैमिली जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे इस्तेमाल हो रहा था वहाँ पर, और वो मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही थी ना उसके अंदर उनकी जो बैरिया टाउन की स्टाफ है और जो उनके करीबी लोग थे वहाँ पर, ऑफिशल्स थे, वो इस सारे काम में जो थे वो मुलव्विस थे। उसमें से एक साहब जो हैं वो ये कियानी साहब भी हैं, नवीद कियानी, जो कि उनके ऑफिस। अब इनको कोई 2 हफ्ते पहले गिरफ्तार किया गया था। ये अब जो है वो जाहिद किशकोरी की रिपोर्ट के मुताबिक इनको उस वक्त तो बेल मिल गई थी, और भी कुछ लोग हैं जिनको बेल मिल गई थी। वो एक और भी थे ना, वो जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब थे, उनको भी बेल, खलील साहब, तो उनको कर्नल खलील साहब, तो उनको भी बेल मिल गई थी, इनको भी मिल गई थी। लेकिन कर्नल खलील साहब जो हैं वो तो अभी तक अपने घर में नहीं है। बेल है फैमिली को, लेकिन वो वहाँ फैमिली के साथ नहीं रह रहे। कहा जा रहा था कि जी वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे और वो मलिक साहब को मनाएंगे, लेकिन अब ये भी लोग सोच रहे हैं कि यार इन्हों भी भेज देता, मलिक साहब भी बाहर गए ने, पूरी फैमिली भी बाहर बैठी हुई है, तो ये तो मतलब मजाक ही है कि सारे बाहर ही जाए जा रहे हैं। गल करने में जो जाता है पानी लेने वो वापस ही नहीं आता। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरे ये जो साहब हैं इनके ऊपर जो केसेस हैं उसमें पहले तो इनको बेल मिल गई थी, लेकिन FIA साइबर क्राइम ने इनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया है किसी नए केस के अंदर। सो मुझे जो लोग ये कह रहे थे कि मलिक साहब के साथ कोई डील हो रही है और कर्नल खलील साहब जाएंगे, ये जो रिपीटेड गिरफ्तारियां, वो नजम सेठी साहब तो कहते हैं टॉक टॉक फाइट फाइट साथ साथ चलता है, वो उनके अक्सर एक जुमला होता है। लेकिन वो टॉक टॉक फाइट फाइट है, या मुझे लगता है कि अभी तक जो है ना वो फाइट वाला मोड में है एक साइड, और दूसरी साइड जो है वो कह रही है कि डॉक्टर फाइट तो हो ही नहीं रही, बैटरिंग हो रही है, जिड़ा आंदा है सानू बजा के चला जाता है। तो ये एक सूरत हाल जो है वो अभी तक बनी हुई है। सो लेट्स सी कि इसके अंदर मजीद आगे चलकर क्या होता है। बड़ी साहब, आपने सोचा था कभी कि पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज साहब के साथ ऐसा कुछ होगा? वो तो मतलब उन्होंने अपने सिस्टम को फुल गेम कर लिया था ना, उनको पता था क्या करना है, किसको क्या खिलाना है। जनरल जजेस साथ वो लेके फिरा करते थे, और फिर उससे एकदम इतना बड़ा यू टर्न, आपके ख्याल में ऐसा मुमकिन था आज से 4-5 साल पहले अगर सोचा जाए? बिल्कुल कभी लगा नहीं था कि मलिक साहब की को भी कोई टाइट कर सकता है। इनफैक्ट आज से 4-5 साल पहले मलिक साहब खुद कहते थे कि मेरी तरफ आए तो चाय किसकी पियोगे, मेजर की या जर्नैल के हाथ की बनी हुई। तो वो इस लेवल पे ऑपरेट करते थे। ज़्यादा मज़े की बात यह है कि उनका पाला भी देखें किससे पड़ा है। जो दूसरी तरफ शख्स है जो उनको टाइट कर रहा है वो बड़ा रूथलेस आदमी है, उसके बारे में कहा जाता है स्टोन कोल्ड आदमी है।
तो मलिक साहब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, अफवाहें उड़ रही हैं इस्लामाबाद से कि मलिक साहब ने $500 million देने को तैयार हैं जी, कि 400-500 मिलियन डॉलर मेरे से ले लें और मेरी जान छोड़ दें। इस सतह की भी अफवाहें उड़ रही हैं। लेकिन जो दूसरी पार्टी है जिन्होंने मलिक साहब को टाइट करने का फैसला कर लिया है, वो कह रही है कि हम इस बार तो कोई माफ़ी नहीं है, जो मर्जी हो जाए। तो सोचा नहीं था लेकिन हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है देख के। आपको लगता है कि ये माफ़ी नहीं है? माफी नहीं है किसके लिए? मलिक साहब के लिए माफ़ी नहीं है। पाकिस्तान में सबके लिए माफी होती है। ये मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। मतलब अभी उनकी जो है वो ऐसी तैसी हो रही है, लेकिन माफ़ी सबको मिल जाती है। और मेरा ख्याल है कि बहरिया टाउन, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कॉस्ट ऑफ माफी जो है ना वो मुख्तलिफ हो सकती है। हाँ, कि आपके लिए और मलिक साहब के पास जितने पैसे हैं, कॉस्ट ऑफ माफ़ी, क्योंकि देखिए ना, एक इसमें ये भी चीज़ है कि ये कोई कमोडिटी नहीं है कि आप ये कहेंगे यार उसको 10 रुपए के दिए, मुझे आप 18 रुपए की दे रहे हैं। कहेंगे नहीं, मुझे को 10 मैं 10 ले ले, तेरे को 18 नहीं, मैं 18। अच्छा, फिर अब ये है कि इसी तरह नाज़रीन जैसे अली कह रहे हैं ना कि जिसके पास 10 है उससे 10, और जिससे 18 है उससे 18। इसी तरह आजकल पाकिस्तान जिसके पास 518 है उससे 518। जिससे मलिक साहब की बात हो रही है ना, अब जरा 10-18 वाला लेवल भी ऊपर है ना, मलिक साहब का लेवल ही उठते हैं। अच्छा नाज़रीन, लेवल उठते से पाकिस्तान के अंदर आजकल सजाएं भी इसी तरह मिल रही हैं 10 के हिसाब से। 10 से नीचे तो देनी नहीं किसी को। 10। तो आज मजीद सजाएं भी हुई नाज़रीन। राना सनाउल्लाह साहब की जो रेजिडेंसी, उस पर हमला किया गया था 9 मई को, ऑब्वियसली उसमें जलाव गिराव किया गया। इस वीडियोस मौजूद हैं, लोग हमलावर भी हुए। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे इस तरह हमला करना, लोगों की जानों को खतरे में डालना, आग लगाना, ये सब कुछ करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लेकिन साथ साथ ही हम ये ज़रा डिस्कशन भी करते जाएं कि उसमें बहुत सारे लोग अली ये कह रहे हैं कि हम तो वहाँ थे ही नहीं। और तहरीक इंसाफ के मतलब ये है कि आप किसी ऐसे शख्स को सजा देते अच्छे लगते हैं जो कि वहाँ था, उसे इंसाइटमेंट करा रहा था, मॉब के साथ कर रहा था, जो कुछ भी था, इंडेंजर कर रहा था लोगों की जिंदगियों को। लेकिन ऐसे लोग जो हैं ही नहीं, उनको आप सजाएं देते जा रहे हैं। एंड यू नो एवरीबडी हु हेयर्स अबाउट दीज थिंग्स, वो कहते हैं जी बड़े वो अक्लमंद बन के कि जी ये टेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा ये सजाओं का, इनमें जी ऐसे कमज़ोर केसेस हैं ये वो। मेरा सवाल ये है कि यार वो पता नहीं टाइम कब आएगा। उस टाइम तक तो 5-6 साल गुजर चुके होंगे, इनकी सजाएं कट चुकी होंगी। कुछ लोग इनमें से ऐसे हैं जो पहले से गिरफ्तार हैं, 1-2 साल से वो पहले जेलों में। सो वुड इट मैटर कि तब क्या होगा, ये अपील पे वापस हो जाएंगी या नहीं होंगी? जो करना था उनके साथ रियासत ने तो कर लिया। देखिए ये बात तो हसन आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि इससे जो है ना वो मज़ीद आप स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो आपका एतमाद है ना वो कम होता है। बात यह है कि ज़रताज गुल जो है वो बैक वक्त GHQ पर हमले में भी मुलव्विस है, गुजरांवाला कोर कमांडर का जो घर है उस पर भी हमले में मुलव्विस है, वो मियांवाली में भी हमले में मुलव्विस है, वो लाहौर में भी हमले में मुलव्विस है, वो फैसलाबाद में भी हमले में मुलव्विस है। सिमिलरली शिबली फराज हो गया, या अभी वो कौन साहब हैं, एक और भी जो है वो इनके टॉप लीडर उमर अयूब साहब। अब उमर अयूब के बारे में देखें ना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो बंदा इस तरह का है कि जब अली अमीन गंडापुर जो है वो पूरा लाओ लश्कर लेकर आ रहा था तो वो हरीपुर के पुल पर खड़े हुए बाय बाय कर रहे थे। तो वो उस तरह का बंदा है, उसका कोई इस तरह के मामलात में वो मुलव्विस नहीं होता। लेट्स बी रियल, ठीक है ना। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व नहीं होते। उन्होंने साबित किया कि वो कराची में थे और उनकी अहलिया बीमार थी, उनको आपने दे दी है। लेकिन यहाँ पर जो बंदा ये ख़त लिख कर नहीं कह रहा कि खान साहब आप जो है ना वो सालसी की तरफ आ जाएं, खान साहब आप मसालहत की तरफ आ जाएं, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। वो ये आपको ख़त लिख कर ज़रूर कहना पड़ेगा, पार्टी आपने नहीं भी छोड़ी तो, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी। उसके अंदर भी जो दूसरे दीगर सिग्नेटरीज थे उनकी तरफ जो है वो नज़र करम नहीं हुई। लेकिन शाह महमूद साहब को मैं तो पहले ही कहता हूँ 200 साल का तजर्बा उनका, तो ठीक है। बट द थिंग इज़ कि ये मैं इसको जो है ना वो एक अच्छा, मैं अच्छी नज़र से नहीं देख सकता इसको, मतलब मेरी नज़र जितनी भी कोई है। क्या ख्याल है मुझसे? नहीं, मैं अली से एग्री करता हूँ। देखिए ना, बात यह है कि रियासत अपने आप को असर्ट कर रही है। रियासती ढांचे के अंदर जो कुछ जज हजरात हैं, जो कुछ कोर्ट्स हैं जो रियासत के साथ साथ चलती हैं, इन टैंडम चलती हैं, रियासत के हुक्म पे चलती हैं, ये बस उन्होंने कार्रवाई डाली है। मेरे ख्याल से दोबारा से दिखानी चाह रही है रियासत के हम तो PTI को और PTI के लोगों को किसी सूरत भी माफ़ करने को तैयार नहीं है, बजाय इसके कि सुहेल बड़ाई साहब जो मर्जी लिखें। तो मेरे ख्याल से कि ये दिस इज जस्ट अनदर सुहेल बड़ाई साहब करेंगे हम, उन्होंने कुछ किया भी नहीं, से भी बात नहीं, वो अब उन पे ऐसे ही आ गई है बात, उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं, अभी कुछ हुआ भी नहीं है, वो अपनी माफिया मांगते फिर रहे हैं। आप उन्होंने आज बड़ा कमाल किस्म का कहा, मैं क्या उसको करेंगे डिस्कस ह्यूमर। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से बस ये याद उनकी बात थी ना, बेहद वक्त एक शख्स दो जगह पे नहीं हो सकता। इनमें से कुछ लोगों को ऐसी सजाएं मिली हैं, लाहौर की 80 सजाएं इन लोगों को मिली हुई हैं, उमर अयूब को ऑलरेडी कहीं सजा मिल चुकी है 10 साल की। तो ये बड़ा मज़ाक़ खेज़, अच्छा चलिए मज़ाक़ का खेज़ है। मैं आप लोगों को मजे की इसके अंदर की स्टोरी सुनाता हूँ। सुनाएं। ये जो सजाएं केसेस हैं, मजे की स्टोरी सुनने दो, बैठे मजे की है इसमें, सुनाओ फिर। ये जो फैसलाबाद वाला केस है ना, इसके अंदर जो की गवाह है, की विटनेस, जिसकी टेस्टिमनी की बुनियाद पे ये सजाएं दी गई हैं,
वो SHO एक है, ठीक है। और जो SHO साहब है ना, वो खुद इस वक्त गिरफ्तार हैं और उनको बयान दिलाने के लिए जब ये अदालत में पेश किया गया ना, तो वो उनको कसूर की पुलिस अपनी प्रोटेक्शन में लेकर आई और कसूर से उनको फैसलाबाद लाकर ये उनसे बयान दिलवाया गया और उसके बाद उनको वापस लेके जाया गया। SHO साहब जो हैं उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो बड़ा कमाल है, वो भी कत्ल का इल्ज़ाम है। वो ये है कि कसूर से एक बंदा अगवा होता है और उसकी जो डेड बॉडी है वो जाके टोबा टेक सिंह के आसपास से कहीं से टोबे से मिलती है, और जो कि SHO साहब का इलाका है। बाद में लोग गिरफ्तार होते हैं तो पता चलता है वो माफ़ कीजिएगा, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि SHO साहब जो हैं ये एक्चुअली इस कत्ल के प्लानर थे और ये अगवा के पीछे भी वो थे। फिर ऑब्वियसली DPO ने लिखा वहाँ के DPO को, फैसलाबाद वाले को, कि भाई इस तरह एक आदमी, उन्होंने उनको सस्पेंड किया। यहाँ से स्पेशल पुलिस गई, उन्होंने जाकर उनको गिरफ्तार कर लिया। अब इस वक्त वो कसूर पुलिस की कस्टडी में है और ये सज़ा डिले हो रही थी क्योंकि उनके बयान दिलवाना था अभी, और उनसे कहलवाना था कि जो लोग वहाँ नहीं भी थे या थे, तो उन्होंने आके दे दिया। अब देखेंगे क्या इस बयान देने के बाद उनकी अपनी मुश्किलात कम होती हैं या नहीं होती, तो ये तो वक्त ही बताएगा। मुश्किलात एक और मुश्किलात खत्म होना तो एक इतना इम्पोर्टेंट मामला नहीं है। मैं तो सिर्फ इस बात को जो है ना वो देख रहा हूँ कि ये इस तरह की सजाएं देने का कोई मकसद नहीं होता, आगे उनको उलट भी जाना है। मैं चाहता हूँ सजा दें, पक्की दें, 22 को दें, जो रिस्पॉन्सिबल है, हाँ, 250 को ना दें, होलसेल में देने की बजाय सही दें, हाँ, रिटेल का काम करें, लेकिन अच्छा करें, हाँ, होलसेल ना करें। हमारे बहुत सीनियर है सर, मैं कह रहा था अभी, अली कह रहा था कि वो सीनियर सिटीजन साफ़ी हो गए हैं। अली ने कहा जी, मैंने नहीं कहा। तो वह है सोहेल बड़ाई साहब, उन्होंने एक सीरीज ऑफ कॉलम्स लिखी। हमने उसके कॉलम्स के कुछ पार्ट्स तो डिस्कस किए थे लास्ट जो हमारा मंडे का प्रोग्राम था ना, उसमें किए थे डिस्कस। हमने आपको बताया था कि वो बेल्जियम में कोई मीटिंग थी ब्रसल्स के अंदर। मैंने पूछा भी था ब्रसल्स में क्यों मिलने गए, चीफ साहब ने उनको क्यों बुला लिया। तो अब वो कुछ मामला ज़रा खुला है, वो कोई पब्लिक मीटिंग थी, पब्लिक गैदरिंग थी, वहाँ चीफ साहब ने तकरीर फरमाई और फील्ड मार्शल साहब ने तकरीर फरमाई। माफ़ कीजिएगा, मैं माज़रत चाहता हूँ, गलती हो गई मुझसे, मैं गलत मुद्दा बयान कर गया। तो फील्ड मार्शल साहब ने वहाँ पर तकरीर फरमाई और एक खाने की टेबल पर गुफ्तगू भी हुई, और उस खाने के टेबल पर काफ़ी फ्रीली गुफ्तगू की गई। सोहेल बड़ाई साहब ने उस गुफ्तगू के बहुत सारे चंक्स, और ऑब्वियसली जहाँ तक मैं सोहेल बड़ाई साहब की बात समझ सका हूँ, वो एक इवेंट में गए, चीफ साहब के साथ किसी टेबल पे बैठे, वहाँ ऑब्वियसली इस तरह सवाल जवाब होता है या कोई बातचीत होती है, वो हुई। उनके बकौल कहीं नहीं उनको कहा गया कि सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है। और बात यह है कि अली, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के बारे में, लेकिन अगर आप किसी सहाफ़ी से कोई गुफ्तगू कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो उसको एज मटेरियल इस्तेमाल करे या एज अपनी स्टोरी के मवाद के तौर पे करे, तो यू शुड बी वेरी क्लियर विद हिम। मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा असद साहब कि लोग ये कहते हैं कि आप चला दें, मेरे नाम से ना चलाएं, ऑफ द रिकॉर्ड लिखकर ऑफ द रिकॉर्ड चला। तो बेसिकली आप साफ़ी के साथ या सामने इस किस्म की गुफ्तगू करें और अनलेस आपने एक्सप्लिसिटली बताया हो कि ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ है या बैकग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करनी है, आपने इसको कोट नहीं करना या कुछ नहीं करना, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पर कोई सहाफ़ी की तरफ से कोई इस तरह की बेईमानी की गई या कुछ किया गया। अच्छा, अब उसका ब्लो बैक आया। अब ब्लो बैक दोनों तरफ से आया, मुख्तलिफ किस्म की जगहों से आया। PTI की तरफ से भी आया। शुरू में तो PTI ने बहुत बुरा भला कहा सोहेल बड़ाई साहब को, और पता नहीं क्या क्या कहा गया। फिर उसके बाद सोहेल बड़ाई को कहा कि ये टाउट है, ये धमकियां दे रहा है आसिम मुनीर की तरफ से कि उसके साथ, इमरान खान के साथ वो होगा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था। ये धमकी है, ये पहुंचा रहा है अपने कॉलम के जरिए इमरान खान तक। दिस इज व्हाट उनको माउथपीस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट PTI ने पहले कॉलम के बाद कहा, और आहिस्ता आहिस्ता जो वो मजीद कॉलम लिखते गए तो मूड चेंज होता गया, और इवेंचुअली ये कि उनके आखिरी कॉलम लिखने के भी कुछ 2-3 दिन के बाद ISPR को आना पड़ा और आके उनको तरदीद करनी पड़ी, और बड़ी काफ़ी मतलब सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए DJ ISPR साहब ने सोहेल बड़ाई साहब के लिए। वो कोई यूट्यूबर नहीं है, वो कल की भी जिस तरह हम मंसूर अली खान साहब की अगर मैं वो इस्तेमाल कर लूँ तो वो कहते हैं लौंडे लपाड़े नहीं है कोई, ठीक है, और बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू की गई। अच्छा, उसके बाद फिर सोहेल साहब की तरफ से भी, आखिरकार वो पुराने सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक आज भी कॉलम लिखा है, और उन्होंने, मुझे तो ये समझ नहीं आई, उन्होंने एक वाक़या सुनाया, मैं आप दोनों से सुनना चाहता हूँ प्लीज़ ज़रा। ये बात हम बाकी बातें सीरियस बात में डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे गांव की एक रिवायत है मलका बरतानिया वाली, हमने जो रिवायत सुन रखी है पुराने ज़माने में वो सेम रिवायत है, लेकिन वो जो ज़ात और मैं उस बरादरी पे हमला नहीं कर रहा, मैं माजरत चाहता हूँ, जो भी बरादरी है सोहेल साहब ने कोट किया हुआ है, हमने तो वो मरासियों के बारे में सुनी हुई थी। तो मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये सोहेल साहब ने अपने आप को साथ मिसाल वो के जोड़ दिया। हो सकता है वो उन्होंने किसी, वो देखे सोहेल साहब जो है वो लक बरादरी, सॉरी मैं माजरत चाहता हूँ, लक बरादरी से सोहेल साहब कह रहे हैं। नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना वो किताबों में लिखी जाती है ना, उर्दू किताबों में लिखी जाती है, तो सोहेल साहब ने हो सकता है वाक़तन उसको रिसर्च किया हो, क्योंकि लक बरादरी अगर आप कहें तो लक बरादरी की भी तो इसमें बेइज्जती है ना, तो आप कहते हैं कि लक बरादरी की बजाय ना इसको ओवरऑल एक मिरासियों के ऊपर बना दिया जाए कि जैसे मिरासियों ने किया था, वो हर बंदे के लिए बरादरी जो है वो वी आर नॉट, मगर वो मतलब हालांकि मैं मिरासियों को पता है ना, नहीं मैं मिरासियों को बहुत इज्जत देता हूं और आप भी देते हैं, लेकिन वो नाराज ना कहीं हो जाए। आपको पता है ना पिछले दिनों राइयों के खिलाफ बातें करने के ऊपर भी वो केस हो गया है, और उमर साहब है वो भी जिनके ऊपर हुआ है, तो उमर
आप ख्याल रखोगे इस प्रोग्राम में आप भी शरीक हो। हाँ अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब जो है वो मतलब एक फ्लैम्बॉयंट किस्म के वो वो है, काफी तज्जियेकार है। flamboyant हाँ, हम किस्म नहीं के है हैं। हम नहीं नया है दौर के बड़े अजीज हैं डॉक्टर आदिल। नहीं नहीं वो अच्छा। बिल्कुल है, हमारे भी बड़े अजीज हैं, लेकिन बात यह है कि हम उतने हरकतें उनकी अजीज नहीं है, माफ कीजिएगा, आपको ना हो- माजरत के साथ बयान करना चाहता आपको हूं। ना हो, हमें पता है कि डॉक्टर साहब तो ऐसे ही हैं और हमें ऐसे ही पसंद है, अच्छा। लेकिन जो बात है सोहेल साहब को लेकिन जो उनकी गलत बात है वो मैं उसको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, बट द थिंग इज कि सोहेल साहब जो हैं उन्होंने जो ये कॉलम लिखा है इसके अंदर उन्होंने स्टार्ट किया है फिजा अली से, हाँ ठीक है, यस और ही वेंट अप ऑल द वे टू DGISPR, Yes. ठीक है ना, तो इस वो मतलब उससे ऊपर वो अभी भी नहीं गए। हाँ नहीं गए, ठीक है। उन्होंने कहा ना पर चलते। बाकी बात यह है कि देखें उसको कॉलम को अगर आप गौर से पढ़ें तो उन्होंने बड़े तरीके से इस बात को वो एस्टेब्लिश करते गए हैं कि जो बात हुई है ना वो मेरे से डायरेक्ट नहीं हुई, मैंने उनसे ये बात की थी तो डायरेक्ट की थी मसालियत के हवाले से, उन्होंने स्टेज पर खड़े होकर ये कहा, उन्होंने स्टेज से ये कहा एंड सोहेल वड़ैच इज नॉट द ओनली पर्सन टू रिपोर्ट व्हाट वाज सेड फ्रॉम द स्टेज, और भी बहुत सारे लोगों ने जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने ये बात जो है वो कर दी थी। तो अगर ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू है लेट्स अज्यूम तो बाकी लोगों को भी वो फिर रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए ना, अकेला सोहेल वड़ैच क्यों रिपोर्ट ना करे उसको। अच्छा देखें, आई थिंक कम्प्लीटली अननेसेसरी था। उसकी वजह यह है कि फील्ड मार्शल साहब जब से बाहर के ममालिक के दौरे पर गए हैं, पहले ये टैम्पा बे फ्लोरिडा में गए, फिर ये ब्रसल्स में बोले, फिर ये पेरिस में बोले, आई डोंट नो द ऑर्डर इन व्हिच ही स्पोक, लेकिन ये इन जगहों पे गए। एक जगह इन्होंने कह दिया कि इंडिया इज लाइक अ मर्सिडीज हिटिंग अ डंप ट्रक विद ग्रेवल एंड दैट डंप ट्रक विद ग्रेवल इज पाकिस्तान। अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को आपने डंप ट्रक कह दिया, दैट्स फाइन, चले आपने इनफॉर्मली कैजुअली बात की कि हम रफ कॉन्क्रीट नेशन है जी, हमें कोई नहीं छेड़ सकता। फिर फील्ड मार्शल साहब के बारे में ये भी सुनने में आया कि पेरिस उन्होंने लगभग किसी कोई विजन का इन्होंने तस्करा किया है, और विजन है 2047 का, तब तक पाकिस्तान जो है दुनिया की टॉप 20 इकॉनमीज में आ जाएगा। फिर कुछ यहाँ भी खबर मेरे तक पहुंची कि चीफ फील्ड मार्शल साहब ने सियासतदानों के बारे में कोई इतनी अच्छी राय का इजहार नहीं किया किसी एक आधे जगह पे, चाहे वो ब्रसल्स था या पेरिस था। तो फील्ड मार्शल साहब ने इन तमाम कॉन्टोर्स पे बहुत सी गुफ्तगू की, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ठीक है, विजनरी बातें भी की। तो अगर उन तमाम बातों में उन्होंने ये भी कह दिया सोहेल वड़ैच को एक टेबल पे बैठ के कि अगर सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो मैं माफ करने को तैयार हूं, तो मुझे उसमें कोई इतनी हैरत अंगेज बात नहीं लगी। और मेरे ख्याल से क्योंकि सोहेल वड़ैच का कॉलम कुछ हल्कों में अच्छा रिसीव नहीं हुआ या पीटीआई को बहुत गुस्सा आया और ऐसे लगा कि आर्मी जो है अपने हथियार डाल रही है, तो उन्होंने फिर उनको पकड़ लिया सोहेल वड़ैच साहब को। वो कहते हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट की दोस्ती, दुश्मनी तो खराब है लेकिन दोस्ती उससे ज्यादा खराब हो सकती है। हाँ, लेकिन वड़ैच साहब पुराने आदमी है, मेरा ख्याल है पहले कॉलम पर इतना मसला नहीं था, बाद में जो उन्होंने एक दो कॉलम्स लिखे हैं और उन्होंने रिपोर्ट कार्ड बैलेंस आउट करने में, बैलेंसिंग आउट के जो वो था ना, जो एक्ट ऑफ बैलेंसिंग आउट, उसमें मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी बातें हो गई। The कमाल ऑफ सोहेल साहब एंटायर, मगर आप जरा बताएं ना, आप अपना व्यू तो दे नहीं रहे। अच्छा इसमें मैंने ना दो तीन बातें, मैं भी कॉलम के उनके एंड में पढ़ा तो उन्होंने लिखा है कि रूड़ा कूड़ा वो अपने आप को कह रहे हैं। जी मतलब वो बहुत ही ना ये वो होता है कि यार सेल्फ डेप्रिकेटिंग। हाँ। अच्छा बात ये है कि इसमें ना जरा थोड़ा हमारे नाज़रीन के लिए भी क्लियर होना चाहिए, सोहेल साहब बिल्कुल रूड़ा कूड़ा नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सहाफ़ी ऐसे हैं जो बैक वक्त सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के जो हल्के हैं उनके अंदर सराहियत रखते हैं या अंदर उनके आप समझ लें उनके हैं कॉन्टैक्ट्स, वो सोहेल साहब होंगे। आई थिंक आप उंगलियों पे गिन सकते होंगे 3 या 4 ऐसे लोग होंगे जो दोनों कैंप्स के अंदर बैक वक्त एक लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग समझ लें या वो रखते हैं, तो उससे एक्सेस से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सोहेल साहब जो हैं वो कोई हादसातन तो नहीं उस ब्रसल्स की मीटिंग में बैठे हुए थे, कोई हादसा तो नहीं हो गया, घूमने फिरने गए थे, इस तरह उनकी पिक्चर्स लगाई होती हैं। ऑफ कोर्स ठीक है, उनको लेके गया ना उनको। अच्छा उस लेके जाने के ऊपर भी बड़ी कंस्पिरेसी थेरीज हैं। सोहेल साहब ऐसे आदमी भी नहीं है कि जिनको आप बेवकूफ बना के उनसे अपना काम निकलवा लें, ठीक है। ये वो कोई कल की बच्चे नहीं है छोटे से, उन्होंने दुनिया अपनी आंखों से देखी हुई है, तो ये भी नहीं है। अब मेरा इसमें ना सारे के अंदर ये है कि कोशिश की गई कि एक बयानिया या एक टेस्टर बाहर भेजा जाए। वो टेस्टर जब बाहर गया तो शायद वो उस तरीके से बाहर नहीं गया जिस तरह से भेजने वाले भेजना चाहते थे, और बजाय इसके कि वो उसी वक्त उसको कंट्रोल कर लेते और मतलब जो डैमेज अगर कोई हुआ था उसको वहीं रोक दिया जाता, वो शायद डिले हो गया। और फिर उसके बाद माहौल कुछ ऐसा बन गया कि ये जोरदार तकरीर करनी पड़ी बाहर आके। वरना मतलब ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कोई खुफिया डॉक्यूमेंट्स हासिल करके उनकी स्पीच के ये सारा कुछ कर दिया और कोई गुस्से में है कि भाई आपने कैसे कर दिया। एक शख्स को आपने एक्सेस दिया, वो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो मजे की बात है। वो पिक्चर देखें अगर आप, जो पहले क्रॉप होके लगी थी फिर उसके बाद उसकी दूसरी भी आई, तो मजे की बात है वो जो
शख्स साथ वाले साइड पे खड़े हैं, ही इज आल्सो वेरी बेस्ट फ्रेंड्स विद सोहेल वड़ाई साहब, तो बेसिकली जी। वो भी सोहेल साहब की एक्सटेंशन ही है, ये नहीं है कि वो कोई एक रैंडम आदमी खड़ा हुआ है। तो ये जो सारी जगह थी उनको दिया गया, पहली कॉलम की हद तक बात ठीक थी, वहाँ मैंने ख्याल काफ़ी बल्ले बल्ले भी हो गई कि हाँ भी काम बन गया हमारा, हम जो बात कहलाना चाहते तो हो गई। लेकिन जो ही सोहेल साहब फिर आहिस्ता आहिस्ता बैलेंसिंग की तरफ जाना शुरू हुए ना, और आखिर में वो वहाँ से शुरू होके मकबूलियत वाली कहानी तक ले आए बात को, अपने चौथे कॉलम तक आते आते, तो मेरे ख्याल है वहाँ पे कुछ मसला हो गया। मेरी कम से कम अंडरस्टैंडिंग ये है, आपका क्या कहना है? अच्छा देखिए, जो मरियम नवाज़ वाली बात है ना, उसको तो मैं किसी सूरत भी जो है वो नहीं देना चाहता, बिल्कुल भी जो कोई क्रेडिट्स देने का कोई मकसद नहीं है, समझ में नहीं आती बात। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब वाली बात है, उसमें दो थेरीज़ हैं। पहली बात यह है कि मोहसिन नकवी को इतना लंबा, देखिए ना, आधा कॉलम जो है पहला वाला, वो ये एस्टैब्लिश करने पर कि मेरा मोहसिन नकवी से कैसा ताल्लुक है, मोहसिन नकवी को मैंने कितनी दफ़ा कहा, मोहसिन नकवी ने मुझे कितना हेल्प किया, वहाँ तक पहुँचने तक उन्होंने जो बात की है उससे ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनको एक बीच में लाने की वजह से मोहसिन नकवी को नुकसान हो सकता है। नॉट दैट सोहेल वड़ाई वांटेड दिस, मैं कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने इतनी एफर्ट करके वहां तक मुझे पहुंचाया है, तो फिर मोहसिन नकवी भी इसमें शामिल है, ये कोई और सोच सकता है। बट एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को मैंने इतनी दफ़ा कहा था, नहीं हुआ। फिर मोहसिन नकवी ने मुझे बताया कि आपकी दरखास्त मैंने आगे काम के बंदे को, असल बंदे को भेज दी है, और वहां से फिर जो अप्रूवल आएगा फिर मैं बताऊंगा। और फिर वहां से अप्रूवल आया, ठीक है, विच एक्चुअली मीन्स कि मोहसिन नकवी नहीं, आपने अप्रूवल दी है, ठीक है, भाइयों ने खुद अप्रूवल दी है इस मीटिंग के लिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए बात ही नहीं समझ में आती ना कि मरियम नवाज के लिए सोहेल वड़ाइच मोहसिन नकवी के साथ ऐसा करेंगे। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज को घसीट लेते हैं हम हर मामले में। आई डोंट थिंक शी इज इन अ पोजिशन टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट एनीवन राइट नाउ, ठीक है। अभी उनका पूरा फोकस भी किसी और साइड पर है, उसके अंदर खुद कुछ उनसे खचें बच जाती हैं, जैसे कि वो जापान का दौरा जो है उसके बारे में कुछ बातें जो हैं वो आज सामने आई हैं कि उसके अंदर बहुत सारे लोग चले गए हैं, उसके अंदर जो है वो उनकी बेटी की सहेलियां भी चली गई हैं, उनके रिश्तेदार भी चले गए हैं, दोस्त भी चले गए। कॉन्ट्रडिक्शन आई कोई अभी तक वैसे? मैंने अभी तक नहीं देखी, कम से कम अगर आई भी है तो इट हैजंट कम इनटू माय नोटिस। तो मंसूर अली खान साहब ने वो पूरी लिस्ट जो है वो जारी की है, दिखाई है, सामने लेकर आए हैं। तो अभी उस तरह की हरकतें वो जो है वो कर रही हों या हो जाती हों उनकी हुकूमत से, वो और बात है। बट उनका फोकस जो है ना वो किसी और तरफ है। शी वॉन्ट्स टू प्रूव हर सेल्फ एज अ वेरी कॉम्पिटेंट, वेरी इंटेलिजेंट, समवन हु अंडरस्टैंड्स द सिस्टम, और वो सिस्टम को समझने की कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन क्योंकि वो पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं तो इस तरह की गलतियां भी हो जाती हैं। बट एट द सेम टाइम शी इज नॉट इनटू कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट मोहसिन नकवी राइट नाउ। कोई कॉन्स्पिरेसी की बातें जो है ना वो इस वक्त चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि 7 अक्टूबर को DGISI जो है वो चेंज होने जा रहे हैं, ठीक है। कौन कर रहा है वो कॉन्स्पिरेसी? फिर कोई पोजीशन पर आना चाहता है, क्योंकि इमरान शफकत के आप वीलॉग सुने, उनके ऊपर भी उन्होंने खुद भी कहा है कि जी मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है कि मैंने फैसल नसीर की बात की है, मगर एक सीनियर साफ़ी है मुमताज़ भट्टी साहब, उन्होंने कहा कि इमरान शफकत इतना बच्चा नहीं है वो फैसल नसीर के, और फैसल नसीर को ये हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है अगर उसको DGISI बनना है। वो जिस तरह का बंदा है और जो उसकी पोजीशन है, ही probably wouldn't do these things. But at the same time कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि लगता है कि यार ये कैसे हो गया, ये क्या? मिसाल के तौर पर अतहर बिन अल्लाह का यकायक सामने आ जाना फ्रॉम, वो हनूत थे पिछले काफ़ी अरसे से। देखिए वो कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसे मौके पर सामने आते हैं, ठीक है ना, जो कफन पाड़ के वापस आते हैं। अच्छा, मसलन मिसाल के तौर पर अतहर बिन अल्लाह का यकायक परवेज़ मुशर्रफ की तर्जुमानी छोड़कर इफ्तिखार चौधरी की तर्जुमानी करना, ये ISI के अंदर स्विच था। फिर बाद में उन्होंने कहा कि मेरे जजों के ख़िलाफ़ ये सब कुछ हो रहा है और उनके ऊपर जो है वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है, जब वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। एट द सेम टाइम उन्होंने जब 2023 में इमरान खान साहब ने जनवरी में KP और पंजाब की हुकूमतें तोड़ दी, तो 3 माह के बाद इलेक्शन होना कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट था। वो इलेक्शन जो है वो 17 मई तक हो जाने चाहिए थे, या ज़्यादा से ज़्यादा 27 मई तक, मेरा ख्याल है 3 महीने से 100 दिन का वक्फा होता है। लेकिन उस टाइम पर जो एक बेंच बना उसके अंदर 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। वन ऑफ द लेटर्स वाज रिटन बाय मंसूर अली शाह एंड वन ऑफ द लेटर्स वाज रिटन बाय हमारे प्यारे अतहर बिन अल्लाह साहब। मगर फिर काजी फायज ईसा की हुकूमत जब वो चीफ जस्टिस बने, तो अतहर बिन अल्लाह साहब पूरा पहले 4 माह बिल्कुल उनके साथ थे, उनके सारे जजमेंट्स के साथ खड़े थे। मगर फिर एक स्विच था और उसके बाद यकायक वो 26वीं तरमीम के बाद गायब हो गए। अब 10-11 महीने के बाद अचानक वो सामने आया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो जजेस हैं
उनको सोचना चाहिए, वो अच्छे नेक नाम जजेस आने चाहिए, वो बड़े अपराइट जजेस होने चाहिए, ईमानदार जजेस होने चाहिए. आई सी पैटर्न्स हेयर. जरूर. इन्होंने अथर बिन पे फोकस किया थोड़ा. अगर आप जूम आउट करें तो कहीं ना कहीं तो लग रहा है किसी ने छेड़खानी की है. ये जो नक्शा खींचा जा रहा है, पहले कॉलम आता है, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ इमरान खान की कुछ बेल की फैसले आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, फिर उसके बाद स्टे रीअसर्ट करती है, फिर अतर मिल्ला का लेटर भी आता है, और फिर एकदम से हम देखते हैं कि फिर दोबारा से सजाएं होती हैं उन केसेस में जो बड़ी देर से पेंडिंग है. और शारेज और शेरशाह की अरेस्ट भी इसमें शामिल है. तो कहीं ना कहीं इस पूरे सियासी शाखसाने में, ठीक है, कहीं ना कहीं तो कोई छेड़खानी और हलफशार है. कोई एक्स किसके दरमियान है, कोई एक्स है जो इधर उधर हुआ है कहीं इक्वेशन के अंदर. हाँ, जिसकी वजह से सारा कुछ इम्बैलेंस. कोई मिस्टर एक्स, कोई मिस्टर वाई. अच्छा नाज़रीन, अब मेरा ख्याल आखिरी टॉपिक को नाज़रीन आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही नाज़रीन. इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी. मुझे हसन इफ्तिखार को, अली फारसी को और उमर भट्टी साहब को दीजिए इजाज़त. इट्स गुड टू बी बैक इन द स्टूडियो. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. दोबारा आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं मंडेज़ और ट्यूसडे को रात 10:30 बजे नया दौर पर. कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.